हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वास्तुनिक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली जो आईटीआई के लाइनमैन की भर्ती, रेलवे की भर्ती, आज सभी भर्तियों में ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समय को न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे चालू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, यानी कि पहला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा इतिहास एवं संस्कृत से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। इतिहास और संस्कृत में जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो उपयोगी हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग समय को न गंवाते हुए क्वेश्चंस को चालू करते हैं। जस्ट मिनट। हाँ, और बड़ा नहीं, इतना पे। हाँ, ये सही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। पहला ऑप्शन, हिरण का शिकार करने से पहले। ज़्यादा थोड़ा छोटा करो। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। जस्ट मिनट, थोड़ा रुके रहिए। हाँ, यहाँ से देखते हैं। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है हिरण का शिकार करने के लिए, पुत्र के जन्म के लिए, जब राजा किसी क्षेत्र को जीतता है तब किया जाता है, या फिर राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ही क्यों ना हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी हिरण्यगर्भ जो किया जाता है। हाँ, हिरण्यगर्भ जो किया जाता है। जस्ट मिनट, थोड़ा इसका ग्राफ को हम 1.8 से घटा के 0.85 कर देते हैं। जस्ट हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों किया जाता है? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय न हो। मतलब राजा को जन्म से क्षत्रिय ना हो और वो राजा हो, तो उसको हम सभी क्षेत्र में घोषित करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान को करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम, सभा, ग्रामम या फिर श्रेणी कहा जाता था। व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी ग्राफ हमें कम करना पड़ेगा, 1.8 से 0.85 करना पड़ेगा। जस्ट हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का किससे संबंध है? उड़िया से, मैथिली से, बंगाली से, आसामी से। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, बंगाली से। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? भगवान बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया? तन्हा बताया गया है, तीव्र इच्छा बताया गया है, पिपासा बताया गया है, फिर तृष्णा बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी तन्हा। क्या बताया गया है? बुद्ध के द्वारा लालसाओं और इच्छाओं को तन्हा बताया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वह यहीं से लिया गया है। गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। और गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री देवता यानी कि सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जियो जब तक आप जीवित हैं, अच्छा जियो उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापसी नहीं होती। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। इसे किसने प्रचारित किया? तो इसे
चावाक ने प्रसारित किया। किसने प्रसारित किया? चारवाक ने प्रसारित किया। इसे किससे प्रसारित किया? चारवाक ने प्रसारित किया। चारवाक ने इसे प्रसारित किया। प्रचारित या फिर प्रसारित बात एक ही है, प्रचारित किया। अच्छा जियो, जब तक आपका जीवन है अच्छा जियो उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापस नहीं होती। यह दरअसल चावाक का कथन है। नेक्स्ट, जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है। जैन धर्म में परम ज्ञान किससे संदर्भ है? जिन से, रत्न से, निर्माण से, कैवल्य से। तो जैन धर्म में जो परम ज्ञान है वो कैवल्य से है। नेक्स्ट, ब्रिटिशियों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। कहाँ पे लागू किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मंदास प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मद्रास और बॉम्बे दोनों प्रेसिडेंसी में। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस में लागू किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी। महमूद गजनी, जो कि भारत पर 11 बार आक्रमण किया, नहीं भारत पर आक्रमण करके लूट के लेके जाता था और इसने ही सोमनाथ मंदिर को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाज़ा स्थापित किए गए थे। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा स्थापित किए गए थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये रहा, किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? शाहजहाँ के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो ये अकबर के द्वारा स्थापित किए गए थे। रोमन कोलोसियम क्या था? रोमन कोलोसियम क्या था? रोमन कोलोसियम क्या था? इतिहासकार था, सैन्य दल था, व्यापारिक समूह था या फिर अखाड़ा था? तो रोमन कोलोसियम क्या था? तो रोमन कोलोसियम एक अखाड़ा था। क्या था? रोमन कोलोसियम एक क्या था? रोमन कोलोसियम एक अखाड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो जैन धर्म में है। किसमें है? जैन धर्म में है। 24 तीर्थंकर हैं। 24वें हमारा महावीर स्वामी है, 23वें हमारा वो हैं, क्या नाम है, नहीं, और जैन धर्म का पार्श्वनाथ ने किया है, आदिनाथ जिसे बोला जाता है। जैन धर्म का वो क्या नाम है, प्रवर्तक जिसे बोलते हैं, या फिर हाँ वही चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महरौली अभिलेख में किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख में किस सम्राट की प्राप्त होते? तो चंद्रगुप्त प्रथम। 13 का डी चंद्रगुप्त सेकंड का वो जानकारी प्राप्त होती है। महरौली के अभिलेख से किस सम्राट की जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली के अभिलेख से चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने आरंभ किया? मिंटोर ने, कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, वेलेज़ली ने। तो कॉर्नवालिस ने। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? तो कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह स्थान कौन सा है जहाँ पे पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेश था? पहले फ्रांसीसी रहते थे पर, और अरविंद आश्रम की मंजिल है, तो वह स्थान पांडुचेरी है। कौन है? पांडिचेरी। पांडिचेरी की राजधानी कहाँ है? मतलब गोवा की राजधानी क्या है? पांडिचेरी। तो ये गोवा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे बसी? तुंगभद्रा नदी। विजयनगर किस नदी किनारे बसी है? तो विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी किनारे बसी है? तो तुंगभद्रा नदी किनारे बसी है। तो इससे मतलब है कि विजयनगर भी तुंगभद्रा नदी किनारे बसी है और हम्पी भी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? शैक्षणिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, प्रशासनिक कार्य के लिए या फिर धार्मिक कार्य के लिए? तो शेरशाह सूरी जो था सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो प्रशासनिक कार्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो यह किस धर्म सुधारक ने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। नेक्स्ट, हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ है? 19 नंबर का क्वेश्चन है।
हवा महल कहाँ है? हवा महल सभी लोग जानते हैं जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1779 ईस्वी में करवाया गया था और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कौन करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसका डिज़ाइन लालचंद उस्ताद ने दिया था। इसका डिज़ाइन किसने दिया था? तो लालचंद उस्ताद ने इसका डिज़ाइन दिया था। जस्ट मिनट, थोड़ा मिटा देते हैं फिर देखते हैं। हवा महल जयपुर में 1779 में इसका निर्माण 1799 में इसका निर्माण हुआ, 1799 ईस्वी में, और इसको बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने और इसका जो वास्तुकार था या फिर डिज़ाइनर था वो लालचंद उस्ताद था। कौन था? लालचंद उस्ताद। हवा महल का डिज़ाइनर लालचंद उस्ताद बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। कब बनवाया था? 1799 में बनवाया था। हवा महल जयपुर में स्थित है और इसमें कितने झरोखे हैं? तो इसमें जो झरोखे हैं वो 953 झरोखे हैं। कितने झरोखे हैं? 953 झरोखे इसमें हैं। ये कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कार्थेज क्या है? कार्थेज क्या था? युद्ध। कार्थेज एक युद्ध था, नगर था, इतिहासकार था या फिर युद्धबंदी था? तो कार्थेज क्या था? कार्थेज एक युद्ध था। क्या था ये? कार्थेज एक युद्ध था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो ये 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब भाग लिया था? 1893 में। और ये कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। शिकागो में 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जूलियस सीजर की हत्या कब हुई? जूलियस सीजर की हत्या कब हुई? 400 ईसा पूर्व में हुई? जस्ट यार, कब हुई? 40 ईसा पूर्व में हुई, 40 ईस्वी में हुई, 44 ईसा पूर्व में हुई, 45 ईस्वी में हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 ईसा पूर्व में। जूलियस सीजर की हत्या कब हुई? 44 ईसा पूर्व में हो गई। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ? भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ? तो भारत में कृषि का आरंभ पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया। ठीक, इसमें कुछ चरण में ही हम लोग भारत में खेती प्रारंभ हुई। जैसे कि पहला प्राथमिक चरण हमारा शिकार था, खाने के लिए हम लोग शिकार करते थे। दूसरा हमारा चरण हुआ कि हम लोगों ने पशुपालन सीखा और तीसरा हमारा प्रारंभिक कृषि हुआ जिसमें हम लोग झूम की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? झूम की खेती करते थे। नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। नॉर्मन बोरलॉग अगर कृषि से रिलेटेड है तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। हरित क्रांति के जनक हैं विश्व स्तर पे। और हरगोविंद खुराना अपन इंडिया के स्तर बने भारत के लिए हरगोविंद खुराना और विश्व स्तर के लिए नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो कवि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के अंतर्गत में आते हैं। आदिकाल नहीं है, भक्ति काल नहीं है, आधुनिक काल में नहीं है, ये रीतिकाल के अंतर्गत में आते हैं। आधुनिक आज का, भक्ति जिसमें सूरदास तुलसीदास थे, आदि जिसमें हमारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह की स्थापना हुई थी और उसका प्रचार प्रसार हुआ था, उसमें दिखाता है। तो बिहारी जो थे वो किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीतिकाल के कवि थे। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जजिया कर किस मुस्लिम शासक ने माफ़ किया? जजिया कर किस मुस्लिम शासक ने माफ़ किया? तो सबसे पहले माफ़ किया अकबर ने और दोबारा इसे किसने लगाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया लेकिन अकबर ने उसे समाप्त किया था। अपने शासनकाल में अकबर ने समाप्त कर दिया पर औरंगजेब के शासनकाल में ये फिर से लागू कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जस्ट मिनट, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ ऑप्शन युद्ध दे दिया है बोस्निया संकट, थर्ड दिया जर्मनी का साम्राज्यवादी नीति और फोर्थ दिया ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बोस्निया संकट के कारण प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्निया संकट। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बोस्निया संकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम दार्शनिक मानव किसे कहा जाता है? प्रथम दार्शनिक मानव किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रो मैग्नन मानव को। क्रो मैग्नन मानव को प्रथम दार्शनिक मानव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसको आप लोग रट लीजिएगा, लगभग में ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है पर ज़रूरी है। प्रथम दार्शनिक मानव किसे कहा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव को कहा जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? नियंडरथल मानव के लिए, होमो इरेक्टस के लिए, होमो सेपियंस के लिए और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के द्वारा सबसे प्रथम बार आग का प्रयोग किया गया था। होमो इरेक्टस के द्वारा प्रथम बार आग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, नेपच्यूर किसका देवता है? नेपच्यूर किसका देवता है? वर्षा का, अग्नि का, समुद्र का, अनाज का। नेपच्यूर किसका देवता है? तो नेपच्यूर समुद्र का देवता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो कह रहा है। नेपच्यूर किसका देवता है? तो नेपच्यूर समुद्र का देवता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात थे? वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात थे? जैना, महान शिक्षक, महान प्रचारक, जैन। तो वर्धमान महावीर जैना नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, EMP है। महावीर का जो शिष्य था वो कौन था? महावीर का शिष्य, प्रथम शिष्य महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। अयोध्या जन्मभूमि है। अयोध्या किसकी जन्मभूमि है? तो अयोध्या राम की, कृष्ण की, पार्श्वनाथ की, महावीर स्वामी की। ये जो पार्श्वनाथ हैं यही जैन धर्म की स्थापना इन्होंने ही की है, पार्श्वनाथ ने की है। इन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिनाथ भी बोला जाता है। आदिनाथ भी कहा जाता है इन्हें। आदिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ इन्हीं के नाम है और इन्होंने ये जैन धर्म की स्थापना की है। और महावीर जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और यहाँ पे बोला है अयोध्या जन्मभूमि है। अयोध्या किसकी जन्मभूमि है? तो अयोध्या बेसिकली किसकी जन्मभूमि है? तो राम की जन्मभूमि है अयोध्या। 33 नंबर पे हम चलते हैं, मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात क्या था? उर में जिगुरात, मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात क्या था? मंदिर, मीनार, स्नानघर, मैदान। तो मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात क्या था? तो मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात में मंदिर था। क्या था? उर में जिगुरात में, मेसोपोटामिया उर जिगुरात में क्या था? तो जिगुरात में मंदिर था। क्या था? मंदिर था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? गिलगामेश, तो गिलगामेश महाकाव्य जो है वो मेसोपोटामिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से संबंधित है। जिगुरात जो है वो मंदिर था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, संगीत रत्नाकर की रचना किसने की? संगीत रत्नाकर की रचना किसने की? तो संगीत रत्नाकर की रचना जयदेव ने की, तानसेन ने की, सारदेव ने की, अमीर खुसरो ने की? तो सारंगदेव ने की थी। संगीत रत्नाकर की रचना सारंगदेव ने की थी। संगीत रत्नाकर की रचना सारंगदेव ने की थी। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? अमीर खुसरो का जो जन्म था वो कब हुआ था? तो 1236 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। एटा में। सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? देवनागरी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, कीलाकार लिपि थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीलाकार
कीलाकार लिपि थी। कीलाकार लिपि कौन सी लिपि थी? कीलाकार लिपि। मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि थी? कीलाकार लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निअंडरथल। निअंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? निअंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? मिस्र में, चीन में, इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में इसका प्रथम प्रमाण मिलता है। निअंडरथल मानव का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो निअंडरथल मानव का प्रथम प्रमाण जर्मनी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्पार्टकस मैदान था। स्पार्टकस मैदान था रोमन शासक का, युद्धबंदी दास का, चिकित्सक का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका था? तो ये था युद्धबंदी दास के लिए जो स्थान दिया था उसको स्पार्टकस कहा जाता था। स्पार्टकस कहा जाता था। प्राचीन काल, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? गायक कहा जाता था, नायक कहा जाता था, कलावंत कहा जाता था, इनमें से कोई नहीं कहा जाता। तो क्या कहा जाता था? कलावंत कहा जाता था। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? तो कलावंत कहा जाता था। नेक्स्ट, रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन है? रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन है? रविंद्र ठाकुर, पंडित रविशंकर, नौशाद, रघुनाथ। 42 का यहाँ पे हो जाएगा जो उसमें थोड़ा क्वेश्चन को मिटाते हैं। कह रहा है रविंद्र संगीत के प्रणेता हैं तो रविंद्रनाथ है। रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन है? तो रविंद्रनाथ है। 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा? अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा? जूलियस सीजर, अगास्तक सीजर, रामुलस, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अगस्तक सीजर के नाम पर हम अगस्त का नाम रोमन शासक के नाम पर पड़ा, यानी कि अगस्तक सीजर जो कि एक रोमन शासक था उसके नाम पर अगस्त महीने का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं? भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं? तो 2 संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं। नेक्स्ट, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। मक्का को छोड़ के वो कहाँ गए थे? मदीना गए थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? पटियाला घराने के प्रतिनिधि थे, आगरा घराने के प्रतिनिधि थे, किराना के प्रतिनिधि थे या फिर मैहर के प्रतिनिधि थे? तो ये थे पटियाला घराने के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले का भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। कहाँ पे हुआ? चीन में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार हुआ। स्वर विस्तार किसे कहते हैं? स्वर विस्तार किसे कहते हैं? तान को, गत को, लयबद्ध आलाप को या फिर झाला को? तो क्या कहते हैं? लयबद्ध आलाप को ही हम स्वर विस्तार कहते हैं। लयबद्ध आलाप को हम स्वर विस्तार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है, यजुर्वेद में मिलती है, सामवेद में मिलती है, फिर अथर्ववेद में मिलती है? तो किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद में संगीत सामग्री मिलती है। देख लीजिए, 100 से संगीत, 100 से सामवेद में हमारा संगीत की सामग्री मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसियाँ में मंदिरों का समूह जिनकी देन है वे हैं, यानी कि जोधपुर के निकट ओसियाँ में मंदिरों का एक समूह बनाया गया है। तो वो कौन बनवाए थे? राठौड़ बनवाए थे, गुहिलोत बनवाए थे, चौहान बनवाए थे, प्रतिहार बनवाए थे? तो 50 का हमारा डी हो जाएगा प्रतिहार। गुर्जर और प्रतिहारों ने बहुत ज़्यादा मंदिर को निर्माण करवाया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्व, रथ और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्यों की बात कर रहा है, उसकी विशेषता नहीं है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। इसका ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर होगा वे लौह के उपयोग से परिचित थे। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लौह के उपयोग से ये परिचित थे। लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो इनके लाक्षणिक विशेषता क्या नहीं है? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे, पर वो परिचित थे जिन से चीज़ से उनको देखते हैं। तो वे अश्वरथ और कांस्य का उपयोग से परिचित थे, ये सही है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक अधिकार होता था आर्यों का, ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है, पर वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन, सुलेखन खुशखली शैली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? यूरोपियों ने की, भारतीयों ने की, अरबियों ने की और चीनियों ने की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अरबियों ने की थी सुलेखन खुशखली शैली का आविष्कार या फिर शुरुआत। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो अधिकारी जो अकबर के काल में राजस्व के निर्धारण व वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार था, वो है करोड़ी, कारकुन, कानूनगो, पटवारी। तो इसका हो जाएगा करोड़ी। जो 53 का जो अधिकारी अकबर काल में राजस्व को निर्धारण व वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार था, वो उसका क्या कहा जाता था? करोड़ी कहा जाता था। संगम ग्रंथ तोल्कापियम का मुख्य विषय क्या था? संगम ग्रंथ तोल्कापियम का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चोल वंश का इतिहास। ऑप्शन नंबर सेकंड, पांड्य शासकों की उपलब्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रेम कथा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, तमिल व्याकरण। तो संगम ग्रंथ तोल्कापियम का मुख्य विषय क्या था? तो संगम ग्रंथ तोल्कापियम का मुख्य विषय तमिल व्याकरण था, यानी कि तमिल के व्याकरण को हम सीख सकें। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा संस्कृत का सरस्वती घाटी क्षेत्र विस्तार में सिंधु घाटी क्षेत्र से बड़ा था, सही है। हड़प्पा संस्कृत का सरस्वती घाटी क्षेत्र का विस्तार सिंधु घाटी क्षेत्र से बड़ा था। हड़प्पा संस्कृत के अनेक क्षेत्रों में मंदिर मिलते थे, ये गलत है। धौलावीरा से कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिले, ये भी सही है। हड़प्पा संस्कृत कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृत में अनेक क्षेत्रों में मंदिर मिलता था, ये सही नहीं है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। हाँ डी, अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। 47 देखते हैं, इब्न तूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न तूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ना, मोहम्मद बिन 57 का डी, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था। चलिए, इब्न 97 को इब्न तूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न तूता भारत मुल्क ने इसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। किसके पद पर नियुक्त किया था? तो काजी के पद पर नियुक्त किया था। किसको? इब्न तूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के शासकों की मूर्ति मिली 58 नंबर क्वेश्चन, कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियाँ मिली। कुषाण वंश के जो शासक थे उनकी मूर्तियाँ मिली हैं मथुरा से, तक्षशिला से, पेशावर से और कंधार से। तो इनका जो कुषाण वंश की जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? तो वो मथुरा से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है? तो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा है। कौन है? पेनुकोंडा है। विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा है। नाजी जर्मनी की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। नाजी जर्मनी की निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। तो हमारा पहला लीग ऑफ नेशन नाजी जर्मनी की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, लीग ऑफ नेशन का त्याग, ये पहला हो जाएगा। सेकंड हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य, ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड हमारा हो जाएगा सुडेनलैंड पर आधिपत्य, थर्ड। और फोर्थ हमारा आ जाएगा पोलैंड पर आक्रमण।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय जाता है। सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय किसे जाता है? अतीला को, सिकंदर को, चंगेज को और शार्लमैन को। तो सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय चंगेज खां को जाता है। किसको जाता है? चंगेज खां को जाता है। चंगेज खां कौन था? ये मंगोल का सेनापति था, मंगोलों का सेनापति था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं है? समाजवादी विचारक कौन नहीं है? तो रॉबर्ट ओवन है, सिडनी वैब लिखा है, सिडनी वेब भी हैं, लुई ब्लॉक भी हैं, पर एडम स्मिथ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऊँट की लड़ाई 657 ईस्वी का संबंध किस धर्म के इतिहास से है? ऊँट की लड़ाई 657 ईस्वी का संबंध किस धर्म के इतिहास से है? किस धर्म के इतिहास से है? तो ऊँट का जो लड़ाई है वो इस्लाम धर्म से है। किससे है? इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद कहाँ पे स्थित है? इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, रोम में, समारा में, बगदाद में। तो कहाँ स्थित है? चट्टान का गुंबद जो स्थित है वो जैसलमेर में स्थित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सिपाहियों की शिकायत थी? वेतन में पदोन्नत में भेदभाव, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, कंपनी द्वारा सुदूर क्षेत्रों में लड़ने का भत्ता देने से इनकार, आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए तैयार रहने की कंपनी का आदेश। तो ये तो सभी हैं 1857 की क्रांति के, ये सभी के सभी, ये 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है। और 1857 का क्रांति होने का मेन कारण क्या था? तो पहला कारण ये था वेतन और पदोन्नत में भेदभाव, दूसरा कारण था अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार, तीसरा कारण था कंपनी द्वारा सुदूर क्षेत्रों में लड़ने के लिए भत्ता न देने का इनकार, और चौथा आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए तैयार रहने की कंपनी का आदेश। यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखा, 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य क्या था? लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य क्या था? तो लॉटरी चलाना, नगर नियोजन, आवास बांटना, नौकरी देना। तो नगर नियोजन था। लॉटरी कमेटी का नाम समिति का उद्देश्य क्या था? तो लॉटरी कमेटी का उद्देश्य था नगर निगम, क्या था? नगर नियोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर, छठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। कौशल में, वज्जी में, अवंती में, मगध में। नहीं था तो वज्जी में नहीं था, बाकी सभी में था। राजतंत्रात्मक शासन नहीं था तो वज्जी में नहीं था, बाकी सभी में, कौशल में, अवंती में और मगध में राजा बैठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? किस युद्ध से जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? डेनिश युद्ध 1864 इससे संबंध है, 7 सप्ताह युद्ध 1866 इससे भी संबंध है, सेडान का युद्ध 1870 इससे भी संबंध है, पर क्रीमिया युद्ध 1854 से 1856 इससे संबंध नहीं है। जर्मनी का एकीकरण से ये प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हुई? फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हो गई? मिराबो की, रॉब्सपियरे की, दांते की और मारा की। तो किसकी मृत्यु के साथ? रॉब्सपियरे की मृत्यु के साथ आतंक राज समाप्त हो गया।
फ्रांस में रॉब्सपियरे की मृत्यु के साथ आतंक क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए, मोहम्मद गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो इल्तुतमिश था क्या? नहीं नहीं नहीं, जस्ट मिनट हम देख लेंगे। हाँ, इल्तुतमिश ही था, इल्तुतमिश ही था। पहला वो तुर्क सुल्तान था, ये एक तुर्क सुल्तान था जिसने पहले अरबी सिक्के जारी किए, और ये गुलामों का गुलाम भी था। मतलब मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोला जाता है। और इल्तुतमिश की लड़की का नाम रजिया था, जो कि आगे चल के भारत की पहली विश्व की पहली महिला सुल्तान बनी। 71 नंबर का क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अभंग का तात्पर्य है। अभंग थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ, इसमें राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। कह रहा अभंग, अभंग का तात्पर्य है, अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, भक्त संतों के आवास, महाराष्ट्र धर्म के संतों के वस्त्र, निर्गुण संतों का साहित्य। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। अभंग क्या है? तो अभंग है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से हम लोग बाद में देखेंगे, दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे। यदि इस क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।